गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, स्वतंत्र पार्टी के बारे में पढ़ लिया है। सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के उस समय में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जन आंदोलन चलाया जा रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, आज़ादी से पहले जब हमारी कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन चला रही थी, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए जब जन आंदोलन चलाया जा रहा था, उस टाइम में उसी समय ही सोशलिस्ट विचारधारा का भी जन्म हो चुका था। यानी कि सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के उस समय में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जन आंदोलन चलाया जा रहा था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली द्वारा किया गया था। कांग्रेस पार्टी एक अम्ब्रेला पार्टी थी और इस कांग्रेस पार्टी के अंदर अनेक विचारधारा के नेता थे। तो कुछ कांग्रेस के युवा नेता, जवाहरलाल नेहरू जी भी इसी के अंदर आते। कांग्रेस के कुछ युवा नेता सोशलिस्ट विचारधारा के थे, यानी कि समाजवादी विचारधारा के थे। और कांग्रेस के भीतर ही कुछ युवा नेताओं ने 1934 में कांग्रेस के अंदर रहकर ही सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। कांग्रेस के ही कुछ युवा नेताओं ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ये नेता कांग्रेस को अधिक से अधिक परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। समतावादी मतलब शुरुआत में कांग्रेस के जो मेंबर थे, ज्यादा संपन्न वर्ग के लोग ज्यादा थे, अंग्रेजी पसंद करने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, और भारत के वो लोग जो ज़्यादा संपन्न थे, वो ज़्यादा थे। और शुरुआत में कांग्रेस की नीति भी कुछ ऐसी ही रही कि कांग्रेस ने भारत के उद्योगपति और संपन्न वर्ग को ज़्यादा फेवर किया। तो ये जो युवा नेता थे, कांग्रेस को अधिक परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में परिवर्तन किया। ये परिवर्तन इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता नहीं ले सके। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में परिवर्तन किया ताकि कांग्रेस के जो नेता है, दो पार्टी के सदस्य ना बन पाए, कांग्रेस के भी और किसी और पॉलिटिकल पार्टी के भी। जैसे यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के भीतर के ही नेताओं ने एक और पार्टी बना ली थी। यानी कि वो चाहते थे कांग्रेस के नेता या तो कांग्रेस में रहे या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में रहे। ये परिवर्तन इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता नहीं ले सके। इस कारण कांग्रेस के समाजवादियों को विवश होकर, जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, इस कारण कांग्रेस के समाजवादियों को विवश होकर 1948 आज़ादी के एक साल बाद, यानी कि 48 में ही कांग्रेस ने अपने संविधान में परिवर्तन किया था। तो समाजवादियों ने 1948 में ही विवश होकर अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। वो लोग जो कांग्रेस के अंदर ही थे, कांग्रेस से अलग होकर अलग से सोशलिस्ट पार्टी बनाई। पहले इसका नाम क्या था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था। अब कांग्रेस से अलग हो गया और सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ विशेष कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय तक जो है कांग्रेस का प्रभुत्व था। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, बहुत पुरानी पार्टी थी। तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता बहुत अधिक लोकप्रिय थे। और तो सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ विशेष कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकी। फिर भी हम कहते हैं कि पहले चुनाव में इसे 10% जो है वोट मिले थे। पहले चुनाव में जितने वोट डाले गए थे उसमें 10% वोट इस पॉलिटिकल पार्टी को मिले थे। 1952 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में 10% वोट इस पार्टी को मिले थे, पर सीटें कम मिल पाई थी। सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ विशेष कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकी। इस
इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी हताशा हुई। यद्यपि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनावों में वांछित सफलता नहीं मिली। ठीक है, वोट परसेंट तो इन्हें 10% मिल गए थे, पर सीटें बहुत कम मिल पाई, जिससे कि इनको थोड़ी हताशा हो गई, निराश हो गई है। समाजवादियों का लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास था। समाजवादी डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे और समाजवाद में यानी कि इक्वालिटी में भी विश्वास रखते थे। दोनों, डेमोक्रेसी और समाजवाद दोनों में इनका भरोसा था, विश्वास था। इनकी विचारधारा के अंदर ये दोनों ही आते हैं। इस आधार पर वे कांग्रेस और साम्यवादी कम्युनिस्ट दोनों से भिन्न थे। वे कांग्रेस की आलोचना इस बात को लेकर करते थे कि कांग्रेस पूंजीपति और जमींदारों का समर्थन कर रही है। समाजवादियों ने कांग्रेस की आलोचना ये कहकर की कि कांग्रेस पूंजीपति और जमींदारों का समर्थन करती है, किसानों मजदूरों का समर्थन नहीं कर रही है, का पक्ष ले रही है तथा मजदूरों और किसानों की अनदेखी कर रही है। 1955 में समाजवादियों को दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करनी थी। 1955 में, यानी कि यहाँ पर दूसरा इलेक्शन नहीं हुआ है, सेकेंड इलेक्शन से पहले ही, दूसरे लोकसभा इलेक्शन से पहले ही कांग्रेस ने क्या घोषणा कर दी कि कांग्रेस की विचारधारा भी समाजवादी है, कांग्रेस के लक्ष्य भी समाजवादी समाज की रचना करनी है। तो इनकी आइडियोलॉजी को कांग्रेस ने अपना लिया। बस जो समाजवादी आइडियोलॉजी थी, समाजवादी विचारधारा थी, उसको कांग्रेस ने अपना लिया। तो इनकी विचारधारा जब उन्होंने अपना ली, तो जब दोनों में सिमिलैरिटी होती है तो लोगों के पास चुनने के लिए विकल्प नहीं होते। तो जो समाजवादियों की विचारधारा थी वो कांग्रेस ने अडॉप्ट कर ली। ऐसे में समाजवादियों के लिए स्वयं को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना कठिन हो गया। इनकी विचारधारा को ही जब कांग्रेस ने ले लिया तो समाजवादियों के पास कुछ रहा ही नहीं करने के लिए, हम कहने के लिए, या कुछ प्रोग्राम्स, इनके प्रोग्राम्स को कांग्रेस ने अपना प्रोग्राम बता लिया, अपनी विचारधारा बता दी। कांग्रेस ने कहा कि हमारा लक्ष्य भी जो है एक समाजवादी समाज की रचना करना है। ऐसे में समाजवादियों के लिए स्वयं को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना कठिन हो गया। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की। कुछ अन्य समाजवादियों जैसे अशोक मेहता ने कांग्रेस के से हल्के फुल्के की तरफदारी की। सोशलिस्ट पार्टी कई टुकड़ों में बंट गई और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दलों का गठन हुआ। आज भारत में कई समाजवादी पार्टियां हैं। सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर इन पार्टियों का निर्माण हुआ था। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम महत्वपूर्ण था। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस एम जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। आज के भारत के कई दल जैसे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, ये सब जो है सोशलिस्ट पार्टी से ही बनी हुई पार्टी है। इनमें सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। कुछ नेताओं के नाम दे रखे हैं, उनके बारे में देखें। आचार्य नरेंद्र देव, आपने देखा आचार्य नरेंद्र देव जो है यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी के ही नेता हैं। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के ही नेता हैं। 1989 to 1956, 1989 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनका देहांत हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल गए। किसान आंदोलन में भी वे सक्रिय रहे। बौद्ध धर्म के विद्वान थे। आज़ादी के बाद उन्होंने अपने पहले सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। तो इस बुक में आपको काफ़ी सारे बड़े नेताओं के, उस समय के बड़े नेताओं के नाम दे रखे जिनको आपको पढ़ना है। पीछे आपको दे रखा अम्बेडकर जी के बारे में, रफ़ी अहमद किदवई के बारे में दे रखा है, इनको पढ़िए। 1894 to 1954 वे उत्तर प्रदेश, 1894 में इनका जन्म हुआ था, 1954 में इनका देहांत हुआ था। वे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता थे। वे यूपी के कांग्रेस के नेता थे और प्रांतीय सरकार 1937 में मंत्री बनाए गए थे।
प्रांतीय सरकार, देखो 1937 में जो यूपी प्रांत के मंत्री थे वो बनाए गए थे। प्रांतीय सरकार 1937 में मंत्री बनाए गए। 1946 में जब अंतरिम सरकार थी, 1946 में दोबारा वे मंत्री बने और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वे संचार मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वे संचार मंत्री और खाद्य एवं कृषि मंत्री बने रहे। 1954 तक बने रहे। यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में दे रखा है। हमने भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं, इनके बारे में पढ़ चुके हैं हम। इधर हैं आपके A.K. गोपालन जी, 1904 to 1977। वे केरल के कम्युनिस्ट नेता थे। 1904 में इनका जन्म हुआ था और 1977 में इनका देहांत हुआ। वे केरल के कम्युनिस्ट नेता थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में ही किया था। 1939 में वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1939 में ही वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हो गए, जो चीन की विचारधारा को समर्थन करती थी और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करते रहे। सांसद के रूप में उन्हें विशेष ख्याति मिली। 1952 में वे सांसद चुने गए। और इधर दे रखा है आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। 1901 में इनका जन्म हुआ तो 1953 में इनका देहांत हो गया था। वे हिंदू महासभा के नेता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में वे मंत्री बने। पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर अपने मतभेदों के चलते उन्होंने 1950 में ही इस्तीफा दे दिया। वे संविधान सभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य रहे। वे कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ थे, जो आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग कश्मीर को जो स्वायत्तता दी गई थी वे इसके खिलाफ थे। कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में जेल भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक और नेता रहते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 1988 to 58। इनका मूल नाम था अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद। वे इस्लाम के विद्वान थे। वे स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे। इन्होंने कभी भी टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। वे हमेशा जिन्ना के खिलाफ खड़े रहे। वे विभाजन के विरोधी थे। वे संविधान सभा के सदस्य स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने रहे। काफ़ी विद्वान थे ये। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री बने। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।